राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तू दरिया से क्या पूछ रहा कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर निशाना साध तू अपनी मंजिल का। तू मंजिल से क्या पूछ रहा कि तीर कहां तक जाएगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, आज हो सकता है मेरी आवाज में वो बुलंदी आपको ना मिले, क्योंकि 2 दिन से मैं गरारे कर रहा हूं, मेरा गला चोक है। कोई बात नहीं, आई हैव हैवी टफ, एक तरह से आप कह सकते हैं कोल्ड भी है, कफ भी है और एक इंटेंस फीवर भी है, लेकिन मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आप ध्यान मत, बिल्कुल इन बातों पे ध्यान मत देना, मैं बिल्कुल ऐसा ही आऊंगा जैसा आता रहा हूं दोस्तों। लेकिन एक आर्टिकल आज मैं ऐसा लाया हूं जिससे आपको ओपिनियन देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। यह ओपिनियन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना कि तुमसे पहले भी जो तख्ते नशी था उसको भी अहम ब्रह्मास्मि का यकीन था। कांग्रेस ने 60 से 50 साल तक राज किया और उसको लगने लगा मैं ही ब्रह्म हूं, और फिर आपने देखा है द रेस्ट इज हिस्ट्री। वैसे ही कुछ गलतियां अब इस समय चल रही हैं, और राष्ट्रवादी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि उन गलतियों पर भी प्रखर होकर बोला जाए, क्योंकि सही चीजों पर हम छाती अड़ाकर बोलते हैं। आपको एक एक चीज धागा खोलूंगा। पहले यह मैप आप देखिए, 2014 में यह मैप ऐसा हुआ करता था, वही 2018 में यह बदला और 2023 में यह और बदला। इसमें बंगाल वगैरह है नहीं, यानी कि अब आधे से ज्यादा राज्यों में, यानी 20 से भी ऊपर राज्यों में एक सरकार है जो कहती है कि हम सनातनी सरकार हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं कि हो सकता है 9 जुलाई को अगर कोई बड़ा निर्णय नहीं आता है। आप कहेंगे सर 9 जुलाई को क्या है? 9 जुलाई को इसी गिलगित बल्तिस्तान और पीओके जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर एक बड़ा निर्णय लिया जाना है। आपको पता है वहां के लोग भारत के कश्मीर के लोगों को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, भारत की सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि हमें बचाइए, हमें पाकिस्तान से आजाद कराइए। क्या भारत इस कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान से आजाद कराने वाला है? यह है प्रश्न। और 9 तारीख की अल्टीमेटम उन लोगों ने दिया हुआ है कि 9 तारीख तक का टाइम है। फिर उसके बाद आपके पास एक दिन भी नहीं बचा है कि आप कोई निर्णय सुना पाओगे। यह पाकिस्तान को अल्टीमेटम है। तो क्या यह बात जो 5 तारीख को होने वाली थी, यह 9 तारीख तक आई है खींच के, तो क्या 9 तारीख को कोई ऐसी घोषणा होने वाली है या 9 तारीख तक कोई ऐसा प्लानिंग होने वाला है कि जिसकी आपको और मुझको या किसी भी पाकिस्तानी को पता ही ना हो? यह है मुद्दा समझने का। अब मैं आपको समझाता हूं, एक बात ध्यान रखना। लेकिन एक चीज और बता दूं चलते चलते, बहुत आर्टिकल आपने इस पर देखे होंगे। यह आर्टिकल देखना, आपको समझ में आएगा कि आप जीतेंगे की एनालिसिस क्यों जरूरी होती है। यह धागा खोल एनालिसिस हमारे लिए नीडेड क्यों है। यहां देखिए, यह सरकार इस समय सत्ता में है, और अगर 9 को बड़ा डिसीजन नहीं आता है तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यह सरकारें भी जो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझेंगी, उनका भी पतन का निर्णय आ सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा एकदम लेजिटिमेट क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखना, हमारे परिवार में भी हमारे पिताजी, अगर बच्चे में कुछ अच्छाई आए तो उसको अप्रिशिएट करिए, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो तुमको मारना होगा, पीटना होगा। तुमको यह नहीं कहना होगा कि नहीं नहीं अपना बच्चा है छोड़िए। कालीन भैया वाला रुतबा नहीं अपना है, वरना मारा जाएगा। मामला कैसे कि गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये पीछे की बात है, हमारा लड़का है, ये अलग बात है। ये देखिए यहां पर, ये कौन है? ये कार का मालिक है जिसने कोई कार खरीदी होगी। ये मोटरसाइकिल का मालिक है जिसने कोई मोटरसाइकिल खरीदी है। ये मैकेनिक है मोटरसाइकिल का, ये मैकेनिक है कार का, और ये है पंचर वाला। आप कहेंगे सर बीच से बीच ये मैकेनिक मोटरसाइकिल पंचर वाला कैसे? यही तो खासियत है। क्या किसी और ने इस तरीके से बताया होगा क्या? नहीं। देखिए एक बार, आपने एक फ्यूल का नाम सुना होगा इथेनॉल 20, और उसके बाद इथेनॉल 80, इथेनॉल 35, इथेनॉल 85, इथेनॉल 100। अब क्या है? E100 वाला तेल, यानी कि पेट्रोल उसमें 0 और इथेनॉल 100%। अब मैं आपको बताता हूं इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। इंपैक्ट आपको बताऊंगा, यह सही है या गलत है, यह तो आप लिखेंगे कमेंट में मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार इतनी बड़ी गलती कर रही है कि कार के जो यूजर है इंडिया के अंदर, वो तो 8% लोग हैं, वो ज्यादा थोड़ी है। लेकिन मोटरसाइकिल के, 2 व्हीलर के जो यूजर हैं वो 60% यूजर हैं इस देश के अंदर। और आपको पता रहना चाहिए कि मैक्सिमम मिस्त्री कौन है इस दुनिया में। भारत की बात कर रहा हूं। भारत में मैक्सिमम मिस्त्री कौन है? भारत में जो रोड के किनारे जो मिस्त्री बने हुए हैं, जिन पर हम अपनी मोटरसाइकिल और ये सब सही कराते हैं, स्कूटी, कौन है? ध्यान रखना, वे इंटेंशन के साथ ये चीज नहीं बताएंगे मालिक को, लेकिन वे हर एक कमी को, चाहे वो कोई भी कमी हो मोटरसाइकिल के अंदर या कार के अंदर, वे डायरेक्ट कहेंगे कि सरकार ने जो इथेनॉल तेल चला रखा है उसकी वजह से आपका तो सत्यानाश हो गया।
चाहे उसमें कुछ किसी बच्चे ने साइलेंसर में गाजर डाल दी हो, चाहे किसी ने पेट्रोल की टंकी में चीनी डाल दी हो, लेकिन जब वो बनवाने जाएगा तो मिस्त्री हो या पंचर वाला हो, अगर उस गाड़ी को देखेगा तो क्या कहेगा कि ये तो सरकार ने जो तेल चलाया है उसकी वजह से तुम्हारा तो सत्यानाश हो गया। और ठीक चीज ये गाड़ी का मैकेनिक कहेगा कि सरकार, चाहे गाड़ी में कोई भी कमी हो, लेकिन वो क्या कहेगा, अरे आपने ये खरीदी क्या E85 वाली, अरे ये तो सरकार ने सत्यानाश कर दिया। यानी एक बड़ा तबका सीधा खत्म है आपके सपोर्ट में से। लेकिन सरकार ये सोच रही है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, नहीं सोच रही है कि सोच रही है, आप कमेंट में बता देना प्यारे जाबाज। ये मैं आपको एक सीन बना के बता रहा था कि मैक्सिमम 60% लोग जो है वो टू व्हीलर यूज करते हैं, और मैकेनिक हो, पंचर वाला हो या मोटरसाइकिल मैकेनिक हो, वो डायरेक्ट मैसेज देंगे, और ये एक बड़ी कम्युनिटी को कवर करता है। गलत कह रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको बता रहा हूं सरकारें गिरती कैसे, और यही वो भारत है कि जिसको अखंड बनाने की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में वामपंथ तैयार बैठा है, आज की तारीख में CIA तैयार बैठा है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत मोहरे तैयार बैठे भारत को तोड़ने के लिए। अगर आप एक छोटे से सुधार नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दीजिए कि राष्ट्रवादी भी आपके साथ आएगा, या तो इसका प्रॉपर रीजन दीजिए या इसको सुधार करिए। क्यों? क्योंकि अफवाहें ज्यादा तेजी से फैलती हैं, सच बात उतनी तेज नहीं फैलती, और ये अफवाह फैलेगी। अब आपको एक और बड़ी बात बताऊं, इससे भी बड़ी बात, देखिए इससे भी बड़ी बात एक बता देता हूं आपको। E10 आया था पहले, E20, E80 और E100 इथेनॉल। ये मंत्री है, सबसे साफ छवि का मंत्री माना जाता था भारत के अंदर। आज अपने बच्चे की इस दुकान को चलाने के चक्कर में थुई थू हो रही है हर तरफ से, चारों तरफ से। एक आदमी के चक्कर में आप पूरे राष्ट्र को खतरे में नहीं डाल सकते, यह आपको तय करना होगा। अगर इसका कोई क्लैरिफिकेशन है तो क्लैरिफिकेशन आप दीजिए। सिर्फ एक फैक्ट्री चलाने के चक्कर में पूरा भारत E100 नहीं खरीदेगा, इसके फायदे नुकसान बताइए। यहां देखिए, सबसे बड़ी दूसरी वजह इस देश को टूटने की अगर कोई बनेगी तो वे गद्दार बनेंगे जो देश के अंदर बैठे। मैं आज तेजी से बोल नहीं पा रहा हूं, माफी चाहूंगा आपसे मेरे प्यारे भाई, अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही तो मुझे बताना। यहां देखिए, यह दूसरा, मैं मानता हूं किसी सरकार से आपका जलन है, किसी आदमी से, पर्टिकुलर आदमी से, देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, किसी से भी आपकी जलन है। चलिए, होती है, हर आदमी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, किसी ना किसी से कोई जलता है। लेकिन क्या राष्ट्र से, मातृभूमि से आपकी जलन है? अगर मातृभूमि से आपकी जलन है तो आप मातृभूमि पर रहने लायक नहीं है। तुरंत निकल जाइए, तुरंत। यहां देखिए, ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो नहीं है, एक्चुअली ये 2-4 वीडियो है, बहुत बुरी तरीके से सर्कुलेट हो रहे हैं समाज के अंदर। और यहां क्या लिखा हुआ है, कहां गए सबके सब धुरंधर, कहां गए 56 इंच के छाती वाले। ये कौन बोल रहे हैं? आप बताइए, ये कौन बोल रहे हैं? और कह रहे हैं कि चाइना 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है। देखिए, इसके अंदर चीनी सैनिक आ चुके हैं और गोलियां चल रही है, कोहराम मच रहा है। मणिपुर में एक कम्युनिटी इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स है, जो कॉन्वॉय है, उसको रोक रही है, उसके सामने लेट गए हैं। इंडियन आर्मी हवा में फायर कर रही है कि हट जाइए सामने से, हमें मिशन पर जाना है। और वो वीडियो इन्होंने लगाकर ऊपर लिख दिया, चाइना 60 किलोमीटर भारत में घुस गया है। कहां है सारे के सारे राष्ट्रवादी, कहां है जो चीन खाए जा रहा है भारत को? देश से इतना बड़ा बैर, देश से ऐसी दुश्मनी, इतनी जलन, तुम जीवन में किसी भी देश में रहोगे, तुम किसी भी देश के राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। जो भारत का नहीं हुआ वो कहां का होगा? भारत ने तुम्हें क्या नहीं दिया? लेकिन ये देश के खिलाफ मत करिए, आपकी किसी व्यक्ति विशेष से आपकी रंजिश है, आपकी दुश्मनी, आप उनसे निकालिए, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा मत चलाइए। प्रोपेगेंडा राष्ट्र के खिलाफ बाहर से भी लोग चला रहे हैं, उनको टैकल करने के लिए राष्ट्रवादी बैठे, देखते हैं कितना दूध पिया है उन्होंने। बनाने दो उनको, कितने वीडियो बनाएंगे। हम अपने राष्ट्र के लिए वीडियो बनाते हैं और मरते दम तक अपने देश को झुकने नहीं देंगे, यह वादा है आपसे। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए, सरकार के आपको काम बता देता हूं। इथेनॉल वाला सबसे बड़ा कांड था, और ये जो देशद्रोही, जो चाइना का सिगुफा और गलत फहमी फैला रहे हैं, उनके लिए ये दूसरा मैटर था। अब आपको आगे दिखा देता हूं, राम मंदिर में चोरी, ये एक बड़ा मैटर बन रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए नहीं, भारतवर्ष के चुनाव के लिए। लेकिन एक अच्छी खबर भी सुना देता हूं कि दुनिया जानती है कि राम मंदिर में चोरी में जो भी आदमी संलिप्त होगा, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह चुके हैं कि वादा करता हूं आपसे, विश्वास रखिए कि SIT एक एक धागा खोलेगी, और जो भी कल्प्रिट होगा, जो दोषी है, चाहे वो किसी भी तख्त पर बैठा हो, उसका इलाज किया जाएगा। यह वादा है मुख्यमंत्री की तरफ से। आपको इतना विश्वास तो होगा मेरे भाई, और इसका हिसाब होकर रहेगा जो भी उसमें चोरी निकलेगी। इसलिए राष्ट्रवादियों को पता है कि यह एक प्रोपेगेंडा बनाया जाएगा। बाहर से वीडियो बनाए जा रहे हैं जर्मनी से कि राम मंदिर में कुछ मत देना, किसी भी मंदिर में कुछ मत दो, एक भी मंदिर में पैसा मत दो। पैसा कहां दो? 100 करोड़ रुपए CIA के एजेंटों के द्वारा बनाए हुए कार्डों से निकालो और दे दो। कहां पर? जहां नक्सल है, जहां रेड टेपिज्म है, जहां अलगाववाद है,
जहां देश के खिलाफ पीआरएफ है, वहां दो आप पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 0.5% फ्रंट इन साउथ ऑफ इंडिया, वहां दो इस पैसे को जिससे भारत टुकड़ों में टूट जाए। यह प्रोपेगेंडा। और इसके बावजूद भी ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, पिछले दिनों 29, ये जो तारीख गई है 29 तारीख, ये होने के बावजूद भी जो दान है वो बढ़ा है ना कि घटा है। देखिए, राम मंदिर में दान की संख्या बढ़ी है ना कि घटी है। लेकिन चोरों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो चोर कोई भी हो, मैं नाम तो क्या लूं, जो भी फंस रहे हैं, चाहे अनिल मिश्रा हो चाहे चंपत राय हो, अगर वे दोषी मिलते हैं ऐसी सजा दीजिए कि जीवन में कोई गली के मंदिर में भी दान की चोरी करने की हैसियत पैदा ना कर सके अपने अंदर। यह मैं एक राष्ट्रवादी होने के नाते से अब आपको बताता हूं। ये देखिए, यह बंदी जुड़ चुकी है आतंकवादियों के साथ, तो इसका शुरू से उठना बैठना है। यह वही है जो भारत के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट कर चुकी है। यह वही है जो कह चुकी है कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था और यह भारत में रहती है। देखिए विडंबना हमारी राष्ट्रवादियों की कि इसको निकाल भी नहीं सकते, इनको अधिकारी इतने मिले हुए हैं। यह कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और भारत में रहती है ये। अब तो ये विदेश सेट हो गई। इसने 1990 के दशक में डायरेक्ट आतंकवादियों से इसके लिंक थे। ये यासीन मलिक है जिसने सरला भाट को मारा था। मेरे प्यारे भाई, ये ज्वाइन हो चुकी है, आप कहेंगे कहां पर, अरे ये कॉकरोच जनता पार्टी में, ये ज्वाइन हो चुकी है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। अब मुझे बताइए, क्या ये प्रोटेस्ट एग्जाम के लिए हो रहा है? सोनम वांगचुक को एफसीआरए से इतना फंड आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सीआईए इतना पैसा देती है, ये एफसीआरए के लिए यहां पड़े हुए हैं। इस आदमी को कहा ये अकेला भूखा है, तुम क्यों नहीं भूखे रहते? तो ये कहता है इनको तो एक्सपीरियंस है भूखा रहने का, अन्ना की तरह, हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? ये बच्चों के लिए प्रोटेस्ट है। अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुल रही है तो आप समझ जाइए, आप नेत्रधारी तो है लेकिन जन्मांध है, ये आपको समझना होगा। ये देखिए मैथ्यू बेंडेक 50 दिन से ये खाना नहीं खा रहा है भारत में, 50 दिन हो गए इसको, केवल सोया मिल्क पर रुका। वो पता है क्यों? क्योंकि सीआईए चाहती है, ये आतंकवादी माइंडसेट के बंदे होते हैं, इनको ये फर्क नहीं पड़ता मरेंगे कि जिएंगे, जैसे फिदाई नहीं होते ना वैसे ही होते हैं ये। तो क्या लग रहा है कि अगर ये मर गया, सोया मिल्क पे जिंदा है, कह रहा मुझे अमेरिकी खाना चाहिए, यानी कह रहा है कैसे भी मैं यहां से एक बार निकल जाऊं फिर तो नहीं मिलूंगा। तो ये केवल सोया मिल्क पे जिंदा है और ये चाहता है, ये आपको पता है मेरे दोस्त, ये वो लोग हैं जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो सब कुछ बता सकते हैं। अब इनको छुड़ाने की प्रक्रिया चल रही है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको एनआईए ने बहुत अच्छी पराठे खिलाए, इसलिए ये भूखा रह रहा है। ये पीओके का हिसाब किताब है, यानी 9 तारीख को फैसला हो जाएगा कि उसका क्या होना है। ये देखिए, सबसे खतरनाक न्यूज बांग्लादेश से, कंगालों ने स्टारलिंक को इजाजत दे दी है कि हमारे यहां पर लगाइए सारा का सारा नेटवर्क। हमारे यहां से भारत दूर थोड़ी है, हर चीज आप देख लेना, बहुत अच्छे से दिखेगी। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मैं सरकार के खिलाफ जो जो चीजें हैं वो आपको बता रहा हूं कि इन चीजों पर वर्क करेंगे तो ही देश साथ में आएगा। ये देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, 60% लोग 2 व्हीलर यूज करते हैं। हर आदमी से यह कह दिया जाएगा कि ये तो आपकी गाड़ी में तो ये तो इथेनॉल की वजह से खराब हो गई, जबकि ऐसा नहीं है कि इथेनॉल के नुकसान नहीं है, नुकसान बहुत है उसके, क्योंकि वो गन्ने से, मक्के से, इन सब से बन रहा है ना। ध्यान रखना मेरे दोस्त, उसको पानी चाहिए, और जिस चीज को पानी चाहिए, जिससे बहुत सारा पानी बर्बाद होता है, वहां जंग लगती है, और जंग लगती है तो पार्ट्स खराब होते हैं। वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में पार्ट्स खराब होंगे, लेकिन उसी चीज को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा कि जैसे ये देश का सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि हर छोटा आदमी उसके बारे में बात करेगा, और ये देश छोटे छोटे लोगों से ही मिलकर बना है। एक बात जो गांव में फैलती है ना, वो फिर पूरे देश में फैलती है, क्योंकि भारत गांवों का देश है। ये भूलना मत, ये आपके लिए जरूरी है। देखिए, ये मैंने वो कंपनी का लगाया है कि ये सब कंपनी के ओनर है ना, ये अपने पार्ट्स में, इनकी कंपनी में कोई भी गड़बड़ होगी ये तुरंत किसके ऊपर रख देंगे? अरे यहाँ हमारे यहाँ तो फोर्ड अमेरिका में बनती है, वहां तो सब कुछ परफेक्ट है, पहले कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लगता है भारत ने E20 वाला, E80 और E100 ये इथेनॉल वाला चलाया, उससे हमारे पार्ट्स खराब हो रहे हैं। क्या होगा? पूरी जनता बॉयकॉट कर देगी। ध्यान रखना, इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, लोगों के आवागमन में दिक्कत होगी, तो क्या होता है? फिर सरकारें गिरती हैं। यानी आप एक ऐसा डिसीजन अपने आप से ले रहे हैं जो आपको गिरा देगा, और इसके इतने डिसएडवांटेज निकाल देंगे लोग। ये देखिए, आंख, नाक, कान में दर्द, हृदय रोग, फलाना ढिमाका, ये सब में जंग लग जाएगी, वाहनों के दुष्प्रभाव, ये सब ग्लोबल वार्मिंग भर जाएगी, ये मिट्टी खराब हो जाएगी, खेती नहीं होगी। इतने निकाल देंगे कि तुम समझा नहीं पाओगे जनता को कि क्या हो रहा है। तुम्हें वापस लेना पड़ गया था ना किसान आंदोलन का, जो किसान के लॉस थे, यही यहां हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन जनता को नाराज करके लेने से अच्छा है कि तुम इसका क्लैरिफिकेशन दो, इसमें सुधार करो, E15 तक चलाओ। E15 में अगर 85% पेट्रोल रहेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं करेगा, देश को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। E100 अगर कर दोगे तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ये देखिए, देश के दुश्मन उमर खालिद और सरजील इमाम वही हैं जो कहते हैं कि आसाम को अलग कर देंगे भारत से और बाकी का ग्रेटर बांग्ला में मिलाएंगे और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये देखिए, ये मैथ्यू बेंडेक है, इसकी जमानत नहीं हो पा रही है, इनकी जमानत नहीं हो पा रही है, और साथ में अब क्या हो गया?
एक नारा बनाया है भारत वालों ने कि माफ कीजिएगा पहलगाम वालों, हम शर्मिंदा हैं, पहलगाम का असली कातिल कौन? हाफिज सईद अभी जिंदा है। हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दिया है और कहा है यही मास्टरमाइंड है किसका? पहलगाम हमले का। ये देखिए, इसका मतलब क्या है? भारत ने चिन्हित कर दिया कि हाफिज सईद जहां भी पाकिस्तान में बैठा होगा मारना पड़ेगा हमको, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम एलिमिनेट करेंगे पहलगाम के टेररिस्ट को। समझ गए? यानी ये आहट है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की, कि अभी हमारा कातिल बचा हुआ है, हमको मारना, जहां भी दिखेगा डायरेक्ट गोला गिरेगा। समझ गए प्यारे भाई? तो ये आप समझ के रखना। एक और आपको चीज बताऊं, मैंने कहा था ना खेमनी के जनाजे में बहुत लोगों को बुलाया गया, कोई भी बड़ा लीडर वहां पहुंचा नहीं, केवल भीड़ पहुंची है। छोटे मोटे देशों को छोड़ दिया जाए, एक दो को, पाकिस्तान पाकिस्तान या टुच्चे टाइप के, तो कोई भी बड़ा लीडर वहां नहीं गया। लेकिन हमारे यहां से ये जरूर गई है, महबूबा मुफ्ती को अलग से बुलाया गया है। क्या करें, मोहब्बत इतनी है, क्या करें? 600 करोड़ रुपए कश्मीर से गया है, खेमनी के मरने पर मोहब्बत ही खत्म नहीं हुई, इसलिए बुलाया जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि इन लोगों ने हर देश, जो देश का भी आदमी वहां आया था, हर एक के लिए अलग अलग आयतें पढ़ी हैं और उनको जलील किया है, और इससे बहुत नाराज है सऊदी अरब और ये देश। उन्होंने कहा ये केवल हल्ला मचाते हैं, कभी लड़ नहीं सकते किसी के साथ। इस बात को सुनकर कसम खा लिया सऊदी अरब ने कि हूदियों को मारूंगा। हूदी जो है वो कौन है? हूदी और हिजबुल्लाह, ये इनके पोषित आतंकवादी हैं ईरान के। जैसे लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद पाकिस्तान के द्वारा पोषित है, वैसे ईरान के द्वारा हूती और हिजबुल्लाह है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, एक और सबसे बड़ी न्यूज है, ये आज की आखिरी न्यूज है कि नेतन्याहू को अमेरिका ने जलील किया, जेडी वांस ने किया कि मैं अगर इजराइल का मुखिया होता तो कभी भी अमेरिका जैसे पावरफुल देश से टक्कर न लेता, क्योंकि वही अकेला सबसे शक्तिशाली मेरा पार्टनर है। तुरंत नेतन्याहू ने एक जवाब दिया है और जवाब हमको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका ही मेरा एक अकेला पावरफुल दोस्त है, मेरे कुछ छोटे मोटे देश भी हैं जो दोस्त हैं। जैसे एक छोटा सा देश है भारत, जिसकी आबादी है 140 करोड़। ये छोटा देश बताया है। इससे क्या होता है जानते हो? इससे भारत का वर्चस्व आता है ऊपर अमेरिका के ऊपर, कि तुम ये मत समझना कि तुम ही पावरफुल हो, मेरे साथ भी पावरफुल बंदे खड़े हुए हैं। और भारत के वर्चस्व क्या है आजकल, ये आप मना नहीं कर पाएंगे। तो इससे भारत की विश्व पटल पर एक पहचान बनती है कि इजराइल जैसा मजबूत मुल्क अमेरिका की पावर के सामने भारत को रखता है और कहता है कि तुम ही अकेले पावरफुल नहीं, भारत भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपने कभी एक बात सोची है कि इजराइल हमेशा भारत के साथ क्यों जुड़ा है? क्योंकि इजराइल ही एक अकेला देश है जो दोगला नहीं है, दो मुंहा सांप नहीं है, कि पाकिस्तान के खिलाफ रहा है तो रहा है, पूरे जीवन काल पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, भारत के साथ खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है? ये चांडाल चौकड़ी जुड़ रही है जंतर मंतर पर। ये वही है जिसने भारत को तोड़ने की कोशिश की थी पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ। आज ये प्रोटेस्ट में शामिल है। क्या आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे? क्या ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है? आपसे रिक्वेस्ट है यार, कमेंट में जरूर बता देना मेरे प्यारे भाई कि कौन बैठा है जंतर मंतर पर। ये देखिए, एक पुरानी फुटेज है, रिकॉर्ड पे है ये। पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम राम और कृष्ण को लड़वा देंगे। मुझे लगता है आपके जैसा बड़ा सनातनी विरोधी तो शायद ही कोई दुनिया में नहीं हुआ है। आपने जिस तरीके से गोलियां चलवा दी थी, सैकड़ों राम भक्तों को मरवा दिया था। इनके बयान सुनिए, कभी रिकॉर्ड पे है सारे बयान पार्लियामेंट में, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। यहां जो बैक किया है इजराइल ने भारत को, यहां अपना बचाव भी किया है और भारत को एक मजबूत पक्ष भी दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश ने क्यों स्टारलिंक को, एलोन मस्क के समय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि वो भारत के हर एक एक्टिविटी पर नजर रखेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इनको बताएगा। हमने तो स्टारलिंक को ब्लॉक कर दिया है, हमने नहीं दिया उसको एक्सेस, लेकिन ये लोग दे रहे हैं, ये लोगों ने दे दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों ने क्यों दिया है? क्योंकि अभी बात सिर्फ बंगाल की हो रही थी कि बंगाल में जितने लोग होंगे रोहिंग्या वगैरह, उनको निकालना है बांग्लादेशियों को। अब पूरे देश में, क्योंकि बंगाल में जब ये शुरू हुआ तो ये भाग भाग कर कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई, गुजरात सब जगह पहुंचे, और पूरे देश में एक ड्राइव चलने जा रही है जिसके द्वारा सारे बांग्लादेशियों को कहां पहुंचाया जाएगा? बांग्लादेश भेजा जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आज मीटिंग भी है कि भेजना है मतलब भेजना है, चूचा मत करना, नहीं तो फिर कर देंगे हिसाब। अभी पाकिस्तान ने हमको 7 बार धोखा दिया है। पहली बार 1965, दूसरी बार 1971, फिर 1999, फिर 2001, फिर 2008, फिर 2019, फिर 2025। अगर भारत चाहता तो 1965 में ही इस उल्लंघन, आपसी तालमेल के उल्लंघन पर सिंधु जल समझौते को कैंसिल कर इनको प्यासा मार देता। लेकिन देखिए सहिष्णुता इस सनातन की, कि हर बार इन सुअरों को छोड़ता चला आया। 65, 71, 99, 1, 8, 2, 19, 25। लेकिन हर चीज की एक सीमा रहती है, क्योंकि ध्यान रखना, हर समुदाय में, नहीं कहता हो ना हो, बट सनातन में है
शौर्यम तेजो धृते दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम धर्मीश्वर भावस्व छात्रम कर्म स्वभावजम। कि युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना यही भारतवर्षियों का असली कर्म है। यह आपको ध्यान रखना होगा कि हम माला तब तक करते रहते हैं जब तक कि तपस्या भंग ना हो, और जिस समय तपस्या भंग हो जाती है तो महादेव का त्रिनेत्र खुलता है और फिर सिर्फ सर्वनाश दिखता है और कुछ नहीं दिखता। ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरे प्यारे भाई। और यह आपके लिए स्लाइड है। इस आदमी ने कह दिया है कि इजराइल अकेला नहीं है, उसके साथ भारत खड़ा हुआ है। यानी अब जंग, चाहे जंग हो, चाहे बातचीत हो, चाहे कुछ भी हो, अब खुलकर होगा, क्योंकि यह आदमी अब हमारे साथ खड़ा है। अब देखते हैं क्या रणनीति बनकर नजर आती है, कैसे पीओके भारत में मिलता है, कैसे दोस्तों टैकल किया जाता है एलोन मस्क के स्टारलिंक नेटवर्क को, जो वो बांग्लादेश और नेपाल में लगा चुका है। अब जो होगा खुलकर होगा। अब हम दबने की राजनीति नहीं करते, अब हम ऑफेंसिव डिफेंस नहीं, डिफेंस में यकीन रखते हैं। हम अब केवल डिफेंस की पॉलिटिक्स भूल गए, अब हमारी डिप्लोमेसी ऑफेंसिव भी है। फिर मिलता हूं आपसे एक और नई एनालिसिस के साथ। आज की खबरें मैंने सारी पूरी कर दी है। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आप जीतेंगे को, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कोई एनालिसिस आपसे छूटे नहीं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सशक्त भारत में जीने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।